रहीम जल्दी विटामिन ई की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विटामिन ई बेसिकली टोकोफेरोल होते हैं। 8 टाइप्स ऑफ टोकोफेरोल हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। इनमें से सबसे एक्टिव फॉर्म अल्फा टोकोफेरोल होती है। फिर अब्जॉर्प्शन देखा जाए तो फैट्स के अब्जॉर्प्शन, बाइल सॉल्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं विटामिन ई के अब्जॉर्प्शन के लिए। ट्रांसपोर्ट इसकी वीएलडीएल और एलडीएल के फॉर्म में होती है, यानी कि विटामिन ई को लिपोप्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और इसी तरह ट्रांसपोर्ट होती है। और स्टोरेज इसकी लिवर वगैरह में, एडिपोज वगैरह में होती है। फैट आना तो ऐसे ही काम होंगे। फंक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करती है, यानी कि नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन इन द सेल नहीं होने देती। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करती है। खास तौर पे इसकी एग्जांपल में हम बताते हैं कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन नहीं होने देती। अगर ये ऑक्सीडेशन हो गई तो बहुत नुकसान होगा, सेल को नुकसान होगा, लटन पटन नुकसान होते हैं, ठीक है। उसके अलावा चूंकि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर रोल प्ले करता है, ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि स्टेरिलिटी को नहीं होने देता रिप्रोडक्टिव फंक्शन, और आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि एनीमिया को नहीं होने देता। यहाँ पे इसने स्टेरिलिटी प्रिवेंट की है, यहाँ पे इसने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्रिवेंट की है। मेम्ब्रेन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक होगी बात। और उसके अलावा हाँ बस ये खास बात थी। हाँ, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए ये क्रोनिक डिजीजेस को भी प्रिवेंट करता है। हार्ट डिजीज हो गई और इस तरह की मुख्तलिफ डिजीज हो गई, ये क्रोनिक डिजीज को प्रिवेंट कर रहा है। तो मेन इसका फंक्शन याद रखना है आपने, एंटीऑक्सीडेंट इसका मेन फंक्शन है और बाकी प्रोडक्शन वगैरह को प्रिवेंट कर रहा है। फिर विटामिन ई और सेलेनियम आपस में साइनर्जिस्ट होती हैं, यानी कि एक जैसा काम करते हैं, इसलिए सेलेनियम की डेफिशिएंसी और विटामिन ई पूरी कर देता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी सेलेनियम पूरी कर देता है। ये एक दूसरे का काम कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट देखी जाए तो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनटेक ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये ज्यादा खा रहे हो तो रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, ये कम खा रहे हो तो रिक्वायरमेंट कम होगी। वैसे कितनी होती है, ऑलमोस्ट आरडीए की बात की जाए तो 10 ग्राम टू 15 ग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सोर्स से देखा जाए खास तौर पे वेजिटेबल ऑयल्स में बहुत पाए जाते हैं। व्हीट जर्म ऑयल हो गया, कॉटन सीड ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, इनके अंदर बहुत ज्यादा इसकी सोर्सेज हैं इसके। और उसके अलावा लिवर, एग्स और इन चीजों के अंदर भी इसके सोर्सेज होते हैं। फिर डेफिशिएंसी की बात की जाए तो आमतौर पर इसकी डेफिशिएंसी खराब एब्जॉर्प्शन की वजह से होती है। जाहिर बात है जब फैट्स की एब्जॉर्प्शन खराब होगी, कैलो माइक्रोन वगैरह नहीं होंगे, तो इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसकी डेफिशिएंसी में प्रॉब्लम्स क्या आएंगे, एनीमिया हो सकता है, मैंने आपको बताया था एनीमिया हो सकता है, इसी तरह स्टेरिलिटी हो सकती है और खासतौर पे न्यूरोलॉजिक इश्यूज आ सकते हैं इसकी डेफिशिएंसी में। और फिर टॉक्सिसिटी, ये वाहिद फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी खास टॉक्सिसिटी नहीं है, तो बड़ा बेलौस सा विटामिन होता है जिसकी इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है। अच्छा, डेफिशिएंसी में भी कोई मेजर डिजीज नहीं है, मतलब इन सारी चीजों के चांसेस हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं, वरना हम कहें कि विटामिन ई कम होने से फलानी डिजीज होती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बड़ा एक बेलॉस अच्छा सा विटामिन है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस वीडियोस को। अल्लाह हाफिज।